अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पिछले टॉपिक्स की एक सीरीज़ में हमने सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स के मतलब बात की थी। आज हम बात करते हैं कि सर्विस प्लानिंग और डिज़ाइन के एस्पेक्ट्स के मतलब कि बुनियादी तौर पे सर्विसेज के डिज़ाइन में कौन से एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना चाहिए और उसमें प्लानिंग के हवाले से क्या चीज़ें जो ना वो कंसिडर करनी चाहिए। सर्विस इंजीनियरिंग में बुनियादी तौर पे ये एस्पेक्ट्स होते हैं कि हम किसी प्रोडक्ट को या किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट, आईटी इन्वायरमेंट बेसिकली। अगर हम गौर करें तो बेसिकली जो सिंपल सर्विस होती है दैट इज़ जस्ट मैटर ऑफ इंस्टॉलिंग ए सॉफ्टवेयर, यानी कि अगर हम वेब सर्विस अगर हम एक बेसिक या सिंपल आईटी सर्विस की मतलब बात करें, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन है, तो इस सर्विस को इंस्टॉल करने के लिए जस्ट इट इज़ अ मैटर ऑफ इंस्टॉलिंग दी रिलेटेड सॉफ्टवेयर। लेकिन यह है कि सारी सर्विसेज जो ना आईटी की सर्विसेज जो ना वो सिंपल नहीं होती हैं, बल्कि उनके लिए हमें सर्विस आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना पड़ता है और उसके लिए हमें लोकल इंजीनियरिंग के प्लान्स को बनाना पड़ता है। तो सर्विस डिज़ाइन में मुख्तलिफ़ किस्म के प्लान्स शामिल होते हैं जिनको हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है और उनको फिर डॉक्यूमेंट भी करना पड़ता है। इस हवाले से जो चीज़ें हैं, जो प्लान्स होते हैं, उसमें सबसे पहले तो सर्विस आर्किटेक्चर है, फिर उसके बाद लोकल इंजीनियरिंग प्लान्स होते हैं और फिर ऑपरेशन मॉडल या फिर सपोर्ट मॉडल होता है। सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है और लोकल इंजीनियरिंग प्लान्स क्या होते हैं, इनके मतलब हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये आपस में किस तरह से बुनियादी तौर पे कनेक्टेड होते हैं। तो सर्विस आर्किटेक्चर बुनियादी तौर पे ये डिफाइन करता है कि कौन से एलिमेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स किसी सर्विस में इस्तेमाल होंगे, हार्डवेयर के कंपोनेंट्स, उनकी लोकेशंस वगैरह या उनकी इंस्टॉलेशंस या वगैरह क्या होंगी, उनके फंक्शंस क्या होंगे, बेसिकली हाई लेवल के ऊपर। ये बेसिकली हाई लेवल डिज़ाइन होता है। बेसिकली हम सर्विस आर्किटेक्चर को हाई लेवल डिज़ाइन भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद लोकल इंजीनियरिंग प्लान्स होते हैं। ये लोकल इंजीनियरिंग प्लान्स जो ना वो आमतौर पे आर्किटेक्चर से ही जो ना वो ड्राइव्ड होते हैं, यानी कि अगर आर्किटेक्चर सर्विस का आर्किटेक्चर चेंज होता है तो लोकल इंजीनियरिंग प्लान्स भी चेंज होंगे। और ये भी पॉसिबल होता है कि लोकल इंजीनियरिंग प्लान्स में जब हम कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसके साथ ही फिर सर्विस का आर्किटेक्चर भी जो ना उसके ऊपर अफेक्ट होता है और फिर सर्विस के आर्किटेक्चर को भी चेंज करना पड़ता है। जब हम लोकल इंजीनियरिंग प्लान्स और सर्विस आर्किटेक्चर को डिफाइन कर लेते हैं, उनको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, तो फिर इन्हीं की बुनियाद के ऊपर हम सर्विसेज के लिए ऑपरेशन मॉडल को बनाते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो सर्विस आर्किटेक्चर और लोकल इंजीनियरिंग प्लान्स हैं ये इटरेटिव हो सकते हैं, मल्टीपल राउंड्स में जो ना इनको डिफाइन किया जाता है और उसकी बेस पे ऊपर फिर ऑपरेशन मॉडल को बनाया जाता है। अब अगर हम सर्विस आर्किटेक्चर को डिटेल से देखें तो सर्विस आर्किटेक्चर, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, कि बेसिकली हाई लेवल डिज़ाइन होता है। इट डिस्क्राइब्स हाउ द पार्ट्स विल वर्क टुगेदर, व्हिच रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड एंड सो ऑन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाई लेवल डिस्क्रिप्शन, यानी कि हम इसको बेसिकली बुनियादी तौर पे हाई लेवल डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। तो सर्विस हाई लेवल आर्किटेक्चर को, हाई लेवल डिज़ाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ईमेल सर्विस को के आर्किटेक्चर को देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उसमें सबसे पहले हम देखें तो उसमें क्लाइंट्स होते हैं जिनके ईमेल एड्रेसेस वगैरह होते हैं, जिन्होंने ईमेल को एक्सेस करना होता है या रिप्लाई करना होता है या उनको रीड करना होता है। हर क्लाइंट का जो ना वो अपना मेल बॉक्स होता है और ये मेल बॉक्सेस जो ना वो मेल सर्वर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी कि अपने तौर पे अगर इसमें कंपोनेंट्स को देखें तो इसमें क्लाइंट्स आ गए, मेल बॉक्सेस आ गए, मेल सर्वर्स हैं, और फिर उसके बाद मेल होस्ट होता है जो कि बुनियादी तौर पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है दूसरे मेल गेटवे तक। और मेल गेटवेज जो ना वो आमतौर पे इंटरनेट की सर्विस से कनेक्टेड होते हैं या इंटरनेट की मेल गेटवे से कनेक्ट होते हैं। तो इस हवाले से देखें तो जो सर्विस आर्किटेक्चर में हम जिन चीज़ों को जो डिफाइन करते हैं या डिस्कस करते हैं, उनमें सबसे पहले सर्विस की टाइप होती है, जैसे कि हमने अभी ईमेल की सर्विस की बात की, और फिर उसकी डिफरेंट साइट्स होती हैं कि साइट्स के हवाले से बहुत से कंसर्न्स हो सकते हैं, बहुत से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं या उनकी ग्रुपिंग और क्लस्टरिंग के मतलब हो सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें हम देखते हैं कि किस किस्म की मशीन्स होंगी,
टेक्नोलॉजीज़ कौन सी होंगी और उसकी टोपोलॉजीज़ क्या होंगी, स्टोरेज किस तरह से होगी और नेटवर्क्स किस किस्म के नेटवर्क्स यूज़ होंगे या फिर नेटवर्क्स की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। इसी तरह से इसमें आईपी एड्रेसिंग का प्लान भी का डिज़ाइन भी शामिल होता है कि हम कौन सी क्लासेस के एड्रेसेस को यूज़ करेंगे। आमतौर पे पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो है ना उसमें बहुत ही लिमिटेड जो ना वो ऑप्शंस होते हैं, जबकि इंटरनल आईपी एड्रेसेस के लिए बकाया तौर पे एक डिज़ाइन या फिर हायरार्की की ज़रूरत होती है। अगर हम लोकल इंजीनियरिंग की बात करें तो बुनियादों पे लोकल इंजीनियरिंग प्लान को हम लो लेवल डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं, और इसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं उसमें जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं किसी सर्विस के लिए वो उनका कंपोनेंट लेवल के प्लान्स होते हैं। और फिर ये होता है कि इसमें हम प्रोडक्ट ऑर्डरिंग कैसे ऑर्डर करेंगे या फिर उन डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट के कोड्स क्या होंगे जो मैन्युफैक्चरर्स उनसे जो रेफर करेंगे। इसके अलावा जो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं लाइक केबल माउंटिंग ब्रैकेट्स, कनेक्टर टाइप्स या केबल टाइप्स, ये वगैरह इसमें लोकल इंजीनियरिंग प्लान में शामिल होती हैं। तो लोकल इंजीनियरिंग प्लान्स में बेसिकली डिटेल्ड लेवल के आईपी एड्रेसिंग हायरार्की को डिस्कस किया जाता है कि बुनियादों पे डिफरेंट किस्म के होस्ट्स को कौन से आईपी एड्रेसेस जो ना वो असाइन किए जाएंगे। अब ऑपरेशनल प्लान जो ना इसको हम सर्वर सपोर्ट प्लान भी कहते हैं, जिसमें बुनियादी तौर पे कि ये कि इस सर्विस को ऑपरेशनल और यूज़फुल रखने के लिए हमें किस किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और इसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं उसमें बुनियादी तौर पे ऑपरेशन लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होते हैं, और इसके अलावा जो डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं उनकी सपोर्ट के हवाले से भी एस्पेक्ट्स कंसिडर किए जाते हैं। तो सर्विस डिज़ाइनिंग की गाइडलाइंस में जो डिफरेंट किस्म के एस्पेक्ट्स शामिल होते हैं उसमें सिंप्लिसिटी है, वेंडर सर्टिफाइड डिज़ाइंस हैं, डिपेंडेंसी इंजीनियरिंग है, होस्ट नेम और सर्विस नेम्स की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, और फिर ऑपरेशनल लेवल के ऊपर सपोर्ट के मतलब सर्टेन गाइडलाइंस हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर हम सिंप्लिसिटी की बात करें, व्हेन इंजीनियरिंग ए सर्विस द फार मोस्ट कंसिडरेशन शुड बी द सिंप्लिसिटी, यानी कि जब हम एक सर्विस को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमारी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जितना हम सर्विस को जो सिंप्लीफाई कर सकते हैं या सिंपल रख सकते हैं और हमें उतना उसको उस लेवल तक सिंपल रखना चाहिए। ऑफ कोर्स इट शुड नॉट अफेक्ट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, तो लेकिन यह है कि जितना हम इसको सिंपल रख सकते हैं उतना ही उसको सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। अब यह है कि जो सिंपल सर्विसेज के जो डिफरेंट किस्म के बेनिफिट्स हैं उसमें मेंटेनेंस की एस्पेक्ट शामिल हैं, एक्सपेंशन के एस्पेक्ट शामिल है और इंटीग्रेशन के हैं। तो अगर हम सर्विसेज को सिंपल रखते हैं तो इट विल बी ईजियर टू मेंटेन देम और इट विल बी ईजियर टू एक्सपेंड देम, यानी कि अगर हम उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं या स्केलेबल करना चाहते हैं, हमारी डिमांड इंक्रीज होती है, तो जो सिंप्लीफाइड सिंपल सर्विसेज होती हैं उनको हम अच्छे तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। फिर इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स टू इजीली इंटीग्रेट विद द अदर सिस्टम्स। तो जो कॉम्प्लेक्स सर्विसेज होती हैं उसमें बुनियादी तौर पे कन्फ्यूजन, मिस्टेक्स और यूजेज स्लोअर और कॉस्ट के हवाले से डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। कन्फ्यूजन में ये होता है कि कम्प्लेक्स सर्विसेज अगर कम्प्लेक्स हों तो बहुत सी कन्फ्यूजन्स जो ना वो अराइज हो सकती हैं और बहुत सी मिस्टेक्स भी पॉसिबिलिटी जो ना वो हो सकती है कि ड्यूरिंग द डिज़ाइन प्रोसेस कुछ मिस्टेक्स हो जाएं इंजीनियर्स से या फिर दूसरी टीम्स के। इसके अलावा इसको यूज़ करना भी डिफ़िकल्ट होता है और आमतौर पे जो इनका रिस्पांस जो होता है वो भी स्लो होता है और फिर इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, यानी कि इनको सेटअप करना भी कॉस्टली होता है और इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग फेज क्रिएट मल्टीपल डिज़ाइन प्रपोजल्स। दिस इज़ ए गुड प्रैक्टिस कि हम जो ना मल्टीपल डिज़ाइन जो ना प्रपोजल्स को जनरेट करें और फिर उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें और उनको मैनेजेबल करें कॉस्ट के हवाले से या फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हमने ऊपर कंसिडर किए हैं। और जितना हम इसको रिवाइज कर सकते हैं, रिव्यू कर रहे हैं, उसको रिवाइज करें और अगेन जो ना अपनी रिक्वायरमेंट्स को मैच करें कि क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट्स मीट होती हैं कि नहीं होती हैं।
बेसिकली ये कि गुड इंजीनियरिंग इज नॉट अबाउट हैविंग द एबिलिटी टू क्रिएट परफेक्शन इन द फर्स्ट ड्राफ्ट, but rather than being able to iterate over many variants, improving each one until we have a certain design that we want. फिर हम वेंडर सर्टिफिकेशंस, सर्टिफाइड डिज़ाइंस के बारे में बात करते हैं कि बुनियादों पे आमतौर पे जो आईटी प्रोडक्ट्स के वेंडर्स होते हैं उनकी अपनी कुछ गाइडलाइंस होती हैं। उन गाइडलाइंस में आमतौर पे ये होता है कि दे डिस्क्राइब्स द मिनिमम सीपीयू, रैम एंड डिस्क रिक्वायरमेंट्स, and they also publish certified engineering designs or vendor best practices. और इसके अलावा there are many separate engineering recommendations for use with. अब ये है कि vendor designs are basically best practice engineering designs. They have real world experience and they are tested with the labs and real world scenarios, यानी कि उनके यूजर्स, एक्चुअल यूजर्स के ऊपर भी टेस्टेड होती हैं। फिर इसके अलावा उनमें ये कि उनके लिए लोड टेस्टिंग भी एवेल्यूएट की होती है। तो इसलिए जो ना वो वेंडर डिज़ाइन जो ना वो आमतौर पे प्रेफर्ड होते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा जो वेंडर्स के इंजीनियर्स और उसके जो डिफरेंट किस्म के टीम्स होती हैं उनका एक्सपीरियंस उसमें शामिल होता है, यूज़र एक्सपीरियंस भी शामिल होता है। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के टेस्ट और एवेल्यूएशन टेस्ट वगैरह भी उसमें शामिल होते हैं। तो इस हवाले से हमें वेंडर्स के डिज़ाइन को ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन उनको साथ में वेरीफाई भी करना चाहिए। स्टेइंग टू फार फ्रॉम द वेंडर रिकमेंडेशंस विल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द सपोर्ट, यानी कि अगर आपका डिज़ाइन जो ना वो वेंडर्स की रिकमेंडेशंस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है तो उस सूरत में आपको सपोर्ट भी जो ना वो जो ना नहीं मिलती है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आल्दो के हम वेंडर डिज़ाइंस जो ऑलरेडी बने बनाए डिज़ाइंस होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आमतौर पे लोकल इंजीनियरिंग प्लान्स के साथ रिलेटेड होती हैं और उसके बारे में जो ऑर्गेनाइजेशंस की आईटी टीम्स हैं उन्हीं को जो ना वो डिसीजन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल दी हार्डवेयर वेंडर्स को डिसाइड करना, उनके मॉडल नंबर्स को सिलेक्ट करना, डिफरेंट किस्म के मॉडल्स हो सकते हैं, फिर कॉन्फ़िगरेशंस को चूज़ करना जो कि वेंडर्स की रिकमेंडेड भी होती हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फिर आईपी एड्रेसेस का प्लान कि आईपी एड्रेसेस कौन से हमने यूज़ करने हैं, आईपी एड्रेस की रेंज कौन सी यूज़ करनी है और उसकी सबनेटिंग कैसी होगी। फिर नेटवर्क स्विच के कनेक्शंस के बारे में है, रैक्स की डिप्लॉयमेंट के मतलब है, और इसके अलावा बहुत से प्रोडक्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन में बहुत से ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें अपने ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सेट करना पड़ता है। रिलायबिलिटी के हवाले से एक अहम बात यह है कि बुनियादी तौर पर रिलायबिलिटी किसी सर्विस की या सिस्टम की उसके डिपेंडेंट कंपोनेंट्स से ही एवेल्यूएट की जाती है। अगर डिपेंडेंट सिस्टम्स हैं वो रिलायबल नहीं है तो एक सिस्टम या फिर ओवरऑल सिस्टम या फिर सर्विस भी रिलायबल नहीं हो सकती है। फिर यह है कि जैसे जैसे सिस्टम्स है ना वो बड़े होते जाते हैं, उनके साइज जो है ना बड़ा हो जाता है या उनमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो ना बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कम्प्लेक्सिटी जो ना वो इंक्रीज़ होती है, तो डिपेंडेंसीज भी जो ना वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। And these dependencies can be managed during the engineering process in ways that greatly improve the resulting system's reliability. प्राइमरी डिपेंडेंसीज के हवाले से ये बात इम्पोर्टेंट है कि बुनियादी तौर पे प्राइमरी रिलायबिलिटी जो है वो कोर सिस्टम की रिलायबिलिटी पे डिपेंड करती है, यानी कि जो कोर सिस्टम है सिर्फ उसी की रिलायबिलिटी पे प्राइमरी रिलायबिलिटी जो ना वो डिपेंड करती है। और इस हवाले से जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनके पास बेसिकली कोई ऐसे कंट्रोल तो नहीं होते कि वो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को कंट्रोल कर सकें, स्पेशली जब सॉफ्टवेयर जो ना वो थर्ड पार्टी डेवलपर्स ने डेवलप किए हों। तो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनके पास यही चॉइस होती है कि वो अपने डिसीजंस जो कि हार्डवेयर से रिलेटेड होते हैं या सर्विसेज या फिर ऑपरेशनल लेवल के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उन्हीं को कंट्रोल कर सकते हैं। आमतौर पे जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इस अजम्पशन के साथ जो ना राइट किए जाते हैं कि हार्डवेयर जो ना वो विल बी वर्किंग ऑलवेज परफेक्ट।
तो इस हवाले से जो सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास जो ना वो रिलायबिलिटी के फीचर्स जिनके ज़रिए से कंट्रोल कर सकते हैं, वो आमतौर पर रिडंडेंसी के ऑप्शंस होते हैं या फिर प्रोसेस की ऑप्टिमाइजेशन होती है। इसके बरक्स सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज़ को कंट्रोल कर सकें, यानी कि एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज़ को कंट्रोल करके बुनियादी तौर पे सर्विस की रिलायबिलिटी को मैनेज कर सकें। तो इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए इम्पॉर्टेंट टास्क होता है कि ये इस चीज़ को डिटरमाइन किया जाए कि बेसिकली डिपेंडेंसीज है क्या हैं, वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो जिन पर ये सर्विस कोई पर्टिकुलर सर्विस जो ना वो डिपेंड करती है। इस मकसद के लिए आमतौर पे एक डिपेंडेंसी मैट्रिक्स जो ना वो यूज़ किया जाता है। तो इस मकसद के लिए एक डिपेंडेंसी मैट्रिक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो सब सिस्टम्स होते हैं उनके साथ डिपेंडेंसी को इनलिस्ट किया होता है। और आमतौर पे ये जो डिपेंडेंसी मैट्रिक्स होता है वो एक ट्री की तरह होता है, जिसमें ट्री डायग्राम की तरह होता है, जिसमें जो चाइल्ड नोड्स होती हैं वो बुनियादी तौर पे डिपेंडेंट सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जबकि नेबरिंग नोड्स होती हैं वो बुनियादी तौर पे नॉन डिपेंडेंट सिस्टम्स होते हैं। इसको डिपेंडेंसी मैट्रिक्स को हाई रिस्क डिपेंडेंसीज डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, and it is also useful for operational tasks such as basic debugging as well as disaster planning। तो जो डिफरेंट किस्म की एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज होती हैं वो तीन किस्म की हैं। एक तो वो हैं जो हार्ड डिपेंडेंसीज होती हैं, और दूसरी सॉफ्ट डिपेंडेंसीज हैं, और इसके बाद ऐसी डिपेंडेंसीज हैं जो कि ग्रेसफुल डिग्रेडेशन प्रोवाइड करती हैं। हार्ड डिपेंडेंसीज की सूरत में अगर डिपेंडेंट सिस्टम जो ना वो फेल हो जाता है तो मेन सर्विस भी बुनियादी तौर पे अनअवेलेबल हो जाती है, जबकि सॉफ्ट डिपेंडेंसी की सूरत में जो सब कंपोनेंट्स हैं अगर फेल हो जाते हैं तो सर्विस डायरेक्टली फेल नहीं होती बल्कि डिग्रेड हो जाती है या उसकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है। ग्रेसफुल डिग्रेडेशन में आमतौर पे इस तरह से होता है कि जो सब सिस्टम्स हैं अगर वो फेल हो जाते हैं तो उसके कोई अल्टरनेट मेथड्स होते हैं कि जिसकी वजह से सर्विस जो है वो कंटिन्यूड रहती है या अवेलेबल रहती है, और जैसे ही वो सब सिस्टम्स जो है ना वो दोबारा से अवेलेबल होते हैं तो सर्विस अपनी दोबारा पे ओरिजिनल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के साथ अवेलेबल हो जाती है। तो ये कि सर्विस इस हवाले से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को हार्ड डिपेंडेंसीज को डिटरमाइन करना चाहिए और उनको एलिमिनेट करना चाहिए, या फिर अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते तो उनको किसी तरह से सॉफ्ट डिपेंडेंसीज बनाया जाए या फिर वो ग्रेसफुल डिग्रेडेशन वाली डिपेंडेंसीज जो है ना वो बन जाएँ। तो डिपेंडेंसी अलाइनमेंट जो है ना वो एक अनदर ट्रिक है जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है ना वो यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए से फेलियर डोमेन्स को मैनेज किया जाता है। फेलियर डोमेन इज़ ऑल द सर्विसेज, लोकेशंस एंड यूजर्स that are adversely affected when a particular component fails or it is taken out of service। आमतौर पे गुड इंजीनियरिंग requires taking the time to think through how we can shrink failure domains or divide large failure domains into smaller isolated failure domains। इस हवाले से जो डिफरेंट किस्म की जो फेलियर डोमेन्स होती हैं वो हार्डवेयर फेलियर डोमेन्स होती हैं। इसके लिए हम जो ना वो जो डिफरेंट किस्म की सब डोमेन्स हैं उनको रिडंडेंट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल पावर स्ट्रिप्स को या फिर सीपीयूज़ को या फिर स्टोरेज को या फिर जो वीपीएन के लिए डिवाइसेस वगैरह यूज़ होते हैं उनको हम रिडंडेंट बना देते हैं उनके लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट्स जो ना वो कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो ना आमतौर पे हार्डवेयर लेवल की जो फेलियर डोमेन्स हैं उनको लिमिट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। दूसरी सर्विस फेलियर डोमेन्स में ये है कि हम इसमें तमाम डिपेंडेंसीज़ को सेम मशीन के ऊपर अलाइन करते हैं और जो स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स होते हैं उनको भी सेम मशीन तक ही लिमिट रखते हैं। ऐसा ना हो कि जो सर्वर्स के स्टार्टअप के लिए हमें स्क्रिप्ट्स कहीं और से डाउनलोड करने पड़े या किसी दूसरी डोमेन से डाउनलोड करने पड़े, या कोई ऐसा सर्वर है जो दूसरी डोमेन में जो ना फॉल करता है और वहाँ से हमें डाउनलोड करके स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करना पड़े। इस सूरत में ये है कि अगर दूसरी फेलियर डोमेन में जो मशीन्स हैं वो फेल होती हैं तो ऑफ कोर्स ये सर्विस भी फेल हो जाएगी। इसी तरह से एक और जो डिपेंडेंसी की अलाइनमेंट होती है वो है रैक की, कि सब कंपोनेंट्स जो ना वो एक ही रैक में इंस्टॉल किए जाने चाहिए। या फिर यह कि फॉर एग्जांपल रिडंडेंट रैक के लिए हम सेपरेट सारे के सारे कंपोनेंट्स एक ही रैक में हों
ताकि अगर दूसरा कोई रैक वगैरह में पावर फेलियर आती है, कोई इश्यूज आते हैं, तो वो इनसे अफेक्ट ना हो। फिर उसके बाद लोकेशन फेलियर डोमेन्स होती हैं। इसमें ये होती है कि क्योंकि आमतौर पर इंटरप्राइज नेटवर्क्स जो ना मल्टीपल साइट्स के ऊपर जो ना वो कंटेंट होते हैं, तो ये है कि अगर एक साइट फेल हो तो सिर्फ उसी साइट में सर्विसेज को अफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सारी के सारी सर्विस जो ना थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन जो ना वो फेल हो जाए। तो अगर हम साइट्स को सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं तो इस तरह से तो हम लोकेशन फेलियर डोमेन्स को कंटेन कर सकते हैं। तो कंटेन करने का मतलब ये है कि वो फेलियर सिर्फ उसी साइट को अफेक्ट करेगी। फिर ये है कि मशीन्स के नेम होते हैं, हॉस्ट नेम्स होते हैं सर्वर्स के, उनको सर्विस से जो ना वो सेम नेम ही जो ना वो रख देते हैं, जिसकी वजह से जो ना वो काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर अपग्रेडेशन, और जब हम कोई नई सर्विस जो ना वो स्टार्ट करना चाहें, तो इसलिए जो ना वो ये ज़रूरी होता है कि हम सर्विस नेम्स को मशीन नेम्स के से डिकपल करें, यानी कि सर्विस का नाम कुछ और होना चाहिए और सर्वर का हॉस्ट नेम जो ना वो कुछ और होना चाहिए। इस हवाले से बेटर चॉइस ये होती है कि हम एलियासेस यूज़ करें, जो कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में सपोर्टेड भी होते हैं। एलियासेस जो ना दैट हेल्प टू डिकपल दी मशीन नेम्स फ्रॉम दी सर्विस नेम। और ये भी है कि इस हवाले से हमें आईपी एड्रेसेस को कभी भी हार्ड कोड नहीं करना चाहिए, मुख्तलिफ किस्म के सर्विसेज को डिप्लॉय करना चाहिए, जैसे DHCP वगैरह की सर्विस होती हैं। फिर सपोर्ट के हवाले से ये है कि ड्यूरिंग प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग फेज we need to consider how services will be supported during its life cycle. तो जो सपोर्ट में जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, उसमें एक तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स, पैचिंग, अपग्रेडिंग, परफॉर्मिंग बैकअप्स एंड स्केलिंग द सर्विस। फिर इसमें पीपल और प्रोसेसेस के एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें आइडेंटिफाइंग एंड ट्रेनिंग दी सपोर्ट ग्रुप्स, डेवलपिंग मैकेनिज्म्स फॉर कस्टमर्स टू रिपोर्ट प्रॉब्लम्स एंड सबमिट रिक्वेस्ट्स एंड प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंटेशन फॉर कस्टमर्स एंड द सपोर्ट टीम्स। इसमें यह है कि सपोर्ट प्लानिंग एस्पेक्ट्स जो हैं डिफरेंट किस्म के, उनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मॉनिटरिंग के हवाले से हैं, और दूसरे सपोर्ट मॉडल है, फिर सपोर्ट सर्विस रिक्वेस्ट का मॉडल के हवाले से हैं, और फिर डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से हैं। हम इनको 1 बाय 1 देखेंगे। तो मॉनिटरिंग में ये है कि अगर एक सर्विस जो ना मॉनिटर्ड, अगर एक एप्लीकेशन जो ना वो मॉनिटर्ड नहीं है, तो हम इसको सर्विस जो ना वो नहीं कह सकते, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि जो सर्विस के तमाम कंपोनेंट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो हार्डवेयर है चाहे वो सर्वर्स हैं, दे शुड बी मॉनिटरेबल। ए सर्विस शुड बी मॉनिटर्ड फॉर अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम्स, परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी प्लानिंग। इसके अलावा जो हेल्प डेस्क और फ्रंट लाइन सपोर्ट ग्रुप्स हैं मस्ट बी ऑटोमेटिकली अलर्टेड टू द प्रॉब्लम्स विद द सर्विस। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट जो ना वो हेल्प डेस्क या फिर फ्रंट लाइन सपोर्ट ग्रुप को इसकी ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन हो जानी चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन जो ना वो आया नोटिफिकेशंस भी हो सकती है, ईमेल के ज़रिए से भी हो सकती है, SMS के ज़रिए से भी जो ना वो हो सकती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मॉनिटरिंग सिर्फ पीरियोडिकल नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमेशा कंटिन्यूसली सिस्टम्स को मॉनिटर होना चाहिए और उनकी कैपेसिटी प्लानिंग वगैरह को रिव्यू किया जाना चाहिए। इस हवाले से कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें जो ना वो डिफ़ाइन करना चाहिए और उसके लिए डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस को जो ना डेवलप करना चाहिए। सबसे पहले ये है कि व्हाट टू मॉनिटर एंड व्हाट इवेंट्स शुड ट्रिगर नोटिफिकेशंस, यानी कि कौन सी कंपोनेंट्स हमें मॉनिटर करने चाहिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को मॉनिटर करने चाहिए और किन इवेंट्स की सूरत में नोटिफिकेशंस को ट्रिगर होना चाहिए। फिर इसमें यह है द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यू कंपोनेंट्स इनटू द मॉनिटरिंग सिस्टम एज सिस्टम इज स्केल्ड अप और अपग्रेडेड, दिस शुड बी आल्सो मॉनिटर्ड एंड डिफाइंड। यानी कि इसका मतलब है कि जब आप किसी सिस्टम में नया कंपोनेंट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए बाकायदा तौर पे प्रोसेसेस जो है वो डिफाइंड होने चाहिए और दैट शुड बी मॉनिटर्ड। फिर इसके अलावा ये कि हाउ कंपोनेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द मॉनिटरिंग सिस्टम, दिस हैज़ सिमिलर इम्पैक्ट एज एडिंग द न्यू सिस्टम्स। तो इस चीज़ को भी जो ना वो मॉनिटर होना चाहिए और इसके प्रॉपर्ली नोटिफिकेशंस होने चाहिए। फिर ये है कि इन सारे प्रोसेसेस को हम अगर ऑटोमेट कर सकें या फिर इसको अगर ऑटोमेशन की ज़रूरत है कि नहीं है या फिर किस तरह से इसको ऑटोमेट किया जा सकता है। एंड दीज प्रोसेसेस नीड टू बी क्लियरली डिफाइंड एंड डॉक्यूमेंटेड।
सपोर्ट मॉडल के हवाले से ये है कि द सपोर्ट मॉडल नीड्स टू स्पेसिफाई हु सपोर्ट्स द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सर्विस। कि हम ये देखें कि जो एक सर्विस के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली उसके लिए सपोर्ट टीम्स कौन सी हैं, सपोर्ट कॉन्टैक्ट पर्सनस कौन से हैं, क्योंकि सर्विस के आर्किटेक्चर में मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिनके लिए मुख्तलिफ किस्म की कैपेबिलिटीज़, ट्रेनिंग्स या फिर जो ना वो रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसलिए जो ना हमें इस बात की ज़रूरत होती है कि हम कॉन्टैक्ट पर्सनस को आइडेंटिफाई कर सकें और उनके लिए हमें जो डिफरेंट किस्म के एग्रीमेंट्स हैं उनका भी नॉलेज होना चाहिए। The OLAs and SLAs for the service needs to consider the OLAs and SLAs of the all constituent parts। यानी कि जितने भी सब सिस्टम्स हैं उन सब का जो SLAs और OLAs हैं वो हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को पता होने चाहिए, और इसके अलावा जो सर्विस का डिज़ाइन है वो उसकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आमतौर पे इन स्मॉल और मीडियम साइज कंपनी मैनी ऑफ द रोल्स विल बी परफॉर्म बाय सेम पीपल, जिसकी सूरत में ये होता है कि सारे लोग जो ना वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं। अगर सेम ग्रुप ऑफ पीपल है तो लोग आपस में एक दूसरे को जानते होंगे और दे विल बी एबल टू क्लियरली आइडेंटिफाई कि किसका रोल क्या है। जबकि लार्ज कंपनीज में देयर विल बी डिफरेंट टीम्स सपोर्टिंग ईच अदर कंपोनेंट and most of the time they don't know each other and thus these processes and communication paths may not be clear। तो इसलिए जो ना जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोसेसेस और जितने SLAs हैं या प्रोसेस हैं उनकी क्लियरली डेफिनेशन होनी चाहिए, उनको डिफाइंड होना चाहिए और उनकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और यूजर्स के साथ जो ना कम्युनिकेटेड होने चाहिए। फिर हम सर्विस रिक्वेस्ट की अगर बात करें तो आमतौर पे लोकल इंजीनियरिंग प्लान में जो ना सर्विस रिक्वेस्ट का मॉडल जो है ना वो मौजूद होना चाहिए, जो कि बेसिकली डिफ़ाइन करता है कि विच रिक्वेस्ट यूज़र कैन मेक रिलेटिंग टू दिस सर्विस, हु कैन मेक दिस रिक्वेस्ट, हाउ दे मेक दिस रिक्वेस्ट, या फिर विच अप्रूवल्स आर रिक्वायर्ड, हु एक्ट्स ऑन दी रिक्वेस्ट, यानी कि किसने इन रिक्वेस्ट के ऊपर जो ना वो एक्ट करना होता है, या फिर कि विच इसके अलावा विच चेंज कंट्रोल पॉलिसीज़ हैव टू बी अप्लाइड, एंड इसके अलावा विच SLA इज़ यूज फॉर टर्निंग अराउंड दीज रिक्वेस्ट्स। यानी कि अगर हम इन रिक्वेस्ट को जो सर्विस की रिक्वेस्ट हैं वो आमतौर पे इन चीज़ों को डिफ़ाइन करना चाहिए कि हम किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, कौन से अप्रूवल्स चाहिए या फिर किस तरह से जो ना वो डिफरेंट किस्म के एक्शंस जो ना वो लेने हैं। वर्क विद दी वेंडर्स एंड स्टेक होल्डर्स टू डिफाइन विच टास्क आर रिक्वायर्ड and we need to document them and then practice them in the testing environment। ये सर्विस रिक्वेस्ट मॉडल के लिए इम्पोर्टेंट जो ना होता है कि हम जो ना वो जो डिफरेंट किस्म के स्टेक होल्डर्स हैं या वेंडर्स हैं उनके साथ जो डिफरेंट किस्म के इंटरेक्शंस हैं उनको डिफ़ाइन करें और डिफरेंट किस्म के टास्क को आइडेंटिफाई करें और जो ना उनको डॉक्यूमेंट करके आपस में कम्युनिकेट भी करने हैं। इस हवाले से कि ट्राई टू एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ ईच टाइप एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम स्टेक होल्डर्स what would trigger a request of each type and what kind of turnaround time they would expect for the each request। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से ये है कि as a part of support planning operational procedures must be defined। आमतौर पे ये जो procedures होते हैं डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसमें आमतौर पे जो इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है वो बैकअप्स और रिस्टोर्स के मतलब होती है, BCP के मतलब होती है, यानी कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान और रिकवरी प्लान्स के मतलब, टास्क जो होते हैं जब नए यूज़र्स आते हैं तो उनको ऑनबोर्डिंग के टास्क जो ना वो क्या वो डिफाइंड होते हैं। इसके अलावा जब हम यूज़र्स को डिस्कनेक्ट करते हैं तो उसके हवाले से भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर पीरियोडिकल टास्क जो ना वो जो परफॉर्म होने चाहिए उनकी भी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी दूसरी चीज़ें जो सर्विस की रनिंग ऑपरेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो भी डॉक्यूमेंटेड क्लियरली होनी चाहिए और रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट की जानी चाहिए। बेसिकली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जो ना इन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें, डॉक्यूमेंटेशन को अंडरस्टैंड करें। सबसे पहली बात तो ये कि ये सारी चीज़ें वेल डिफाइंड होनी चाहिए। फिर वेल डिफाइंड होने के बाद इनको डॉक्यूमेंट भी करना चाहिए, उनको कम्युनिकेट भी करना चाहिए और इट शुड बी मेक श्योर कि जो यूज़र्स हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं दे अंडरस्टैंड दिस प्रोसेसेस दिस प्रोसीजर्स। अब ये है कि जब भी कोई टास्क जो ना परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए एक रन बुक होनी चाहिए या एक लॉग बुक होनी चाहिए जिसमें डिफरेंट किस्म के प्रोसेस होने चाहिए कि किस तरह से कोई टास्क जो ना वो परफॉर्म किया जाएगा। और इस मकसद के लिए इस तरह की रन बुक्स हैं
इनके लिए भी जो ना वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, प्रॉपर जो ना वो गाइडलाइंस होनी चाहिए, और इन गाइडलाइंस को या रन बुक्स को हमें टेस्ट इन्वायरमेंट में टेस्ट भी करना चाहिए इससे पहले कि हम जो ना दूसरे लोगों को कम्युनिकेट करें। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी डिफरेंट किस्म की आईटी सर्विसेज को डिप्लॉय करने की और उनके ऑपरेशन मॉडल्स के हवाले से और जो डिपेंडेंसीज़ हैं उनको मैनेज करने के हवाले से। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। पिछले टॉपिक में हमने आईटी सर्विसेज के डिज़ाइन और प्लानिंग के मुतालिक बात की थी। तो आज हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्राइमरी सर्विसेज कौन सी हैं। बुनियादी तौर पर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी आईटी सर्विसेज हो सकती हैं जो मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए यूज़ होती हैं। लाइक HRMS है जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती हैं। अकाउंटेंसी की जो ना वो सर्विसेज हो सकती हैं, एप्लीकेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस मैनेजमेंट के या एनालिटिक्स की सर्विसेज भी हो सकती हैं। कुछ सर्विसेज जो ऐसी होती हैं कि जिनसे यूजर्स डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, और कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनके जो बुनियादी तौर पे यूजर्स उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते, बल्कि वो जो डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं आईटी के, उनकी ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी होते हैं। तो हम बुनियादी तौर पे कुछ सर्विसेज को सिलेक्ट करेंगे के बारे में बात करेंगे कि उनको हम किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उनके ऑप्शंस क्या हैं, डिफरेंट किस्म की गाइडलाइंस क्या हैं, और फिर हम इनको वन बाय वन कॉन्फ़िगरेशंस के मतलब भी बात करेंगे। हमारी जो लैब की टॉपिक्स की सीरीज़ है उन लैब्स में हम इन सारी सर्विसेज को डिप्लॉय करेंगे एक्चुअल होस्ट के ऊपर, और उनको एक्सेस भी करेंगे, टेस्ट करेंगे, और जो इस हवाले से जो डिफरेंट किस्म की कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनके मतलब भी बात करेंगे। तो जिन सर्विसेज को हम कवर करेंगे वो बुनियादी तौर पे उसमें सबसे पहले DHCP सर्विस है, जो कि बुनियादी तौर पे जिससे यूजर्स डायरेक्टली इंटरेक्ट तो नहीं करते, लेकिन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सिस्टम्स होते हैं, डेस्कटॉप्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं या मोबाइल्स हैं, उनके लिए IP एड्रेसेस वगैरह प्रोवाइड करती है। इसके अलावा और भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो ये कॉन्फ़िगर करती है। तो इसके बाद DNS सर्विस है। इसमें भी हम आमतौर पे डायरेक्टली जो ना वो यूज़र्स जो ना इंटरेक्ट नहीं करते, बल्कि ये बैकएंड के ऊपर जो ना वो रन कर रही होती है, जिसमें जो कॉमन नेम्स के ज़रिए से डिफरेंट होस्ट या डिफरेंट सर्विसेज को हम एक्सेस करते हैं। फिर नेटवर्क टाइमिंग प्रोटोकॉल है। ये बुनियादी तौर पे जो डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर जो टाइम होता है, क्लॉक होता है, उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा वेब सर्विस होती है। वेब सर्विस के ऊपर जो ना मुख्तलिफ किस्म की जो ना वो एप्लीकेशंस रन कर रही हो सकती हैं, जैसा कि हमने HRMS की बात की, अकाउंटिंग एप्लीकेशंस की बात की। इसके बाद फिर हम फाइल शेयरिंग की सर्विस के मतलब बात करेंगे। फाइल शेयरिंग बेसिकली ये कि डिफरेंट यूज़र्स जो ना वो किस तरह से अपनी फाइल्स को या डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स को नेटवर्क के ऊपर शेयर कर सकते हैं सिक्योरली। फिर हम SSH सर्विस के मतलब भी बात करेंगे। बेसिकली SSH सर्विस के मतलब हमने ऑलरेडी बात की है, जिसमें हम जो रिमोट मशीन्स होती हैं उनको किसी सर्वर सेंटर से या सेंट्रल लोकेशन से एक्सेस करते हैं, उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे जो ये ट्रैवलिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं या डिलेज होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए यूज़फुल सर्विस होती है। तो आज हम जो ना सबसे पहले DHCP सर्विस के मतलब बात करते हैं, जो कि डायनामिक होस्ट कंट्रोल होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, जो बुनियादी तौर पे जो डिफरेंट किस्म के डेस्कटॉप्स होते हैं, लैपटॉप्स या मोबाइल्स वगैरह होते हैं या सर्वर्स होते हैं, उनको IP एड्रेसेस जो ना एलोकेट करते हैं। इसके अलावा इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होती है, जैसे कि डिफ़ॉल्ट गेटवेज की इन्फॉर्मेशन भी जो ना वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और DNS सर्वर्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इज़ अ नेटवर्क सर्विस that enables host computers to be automatically assigned, that enables host computers
to be automatically assigned settings from a server as opposed to manually configuring each host. अब ये है कि जो डायनामिक DHCP की सर्विस है वो बेसिकली एक नेटवर्क सर्विस है जो कि मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर्स को की जो ना मुख्तलिफ किस्म की कन्फिगरेशंस को सेट करती हैं, एलोकेट करती हैं और उनको कन्फिगर कर सकती हैं, जो कि आम तौर पे जिनको हम मैनुअली भी कन्फिगर कर सकते हैं, लेकिन DHCP की सर्विस के ज़रिए से हम उनको ऑटोमेटिकली जो ना वो कन्फिगर करते हैं डिफरेंट होस्ट को बेस्ड ऑन देयर सर्टेन करैक्टरिस्टिक्स। इनिशियली जो ना DHCP जो प्रोटोकॉल था वो RFC 2131 में जो ना वो डिफ़ाइन किया गया था और उसके कुछ सालों बाद RFC 1541 जो ना वो उसने DHCP सर्विस को दोबारा से डिफ़ाइन किया था और इस तरह से जो पहले वाली RFC थी वो उसको सुपरसीड कर दिया था RFC 1541 ने। तो RFCs जो है वो IETF की तरफ से मैनेज की जाती हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड्स डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमने पहले भी इसके मतलब बात की है। आमतौर पे जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं या कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं DHCP के आर्किटेक्चर में, वो तो एक तो यूज़र्स होते हैं, यानी कि जिनकी हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, लाइक DHCP क्लाइंट्स हम उनको कहते हैं, जो कि DHCP सर्वर या नेटवर्क से इंटरेक्ट करते हैं और रेलेवेंट कॉन्फ़िगरेशंस को रिट्रीव करके होस्ट के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरी जो है वो रिले एजेंट होते हैं, यानी कि रिले एजेंट बेसिकली ये होता है कि वो रिक्वेस्ट्स को रिसीव करते हैं और फिर वो सर्वर को आगे फॉरवर्ड करते हैं और सर्वर से फिर रिस्पांस रिसीव करके फर्दर जो ना वो DHCP क्लाइंट को फॉरवर्ड करते हैं और DHCP क्लाइंट जो ना वो यूज़र की मशीन के ऊपर उन कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज करता है। अब ये कि हमने DHCP क्लाइंट के मतलब बात की, तो DHCP client is an internet host using DHCP to obtain configuration parameters such as IP addresses. The basic steps that occur when a DHCP client requests an IP address from DHCP server are as below. सबसे पहले जो होस्ट यानी कि जिन चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि DHCP क्लाइंट के लिए हमें कुछ DHCP सर्वर की इंफॉर्मेशन का जो है वो पता होना चाहिए। तो जो होस्ट है या जो कंप्यूटर है वो बेसिकली एक DHCP डिस्कवर मैसेज जो ना वो सेंड करता है। ये आमतौर पे किसी स्पेसिफिक सर्वर या स्पेसिफिक IP एड्रेस के ऊपर असाइन नहीं किया जाता, सेंड नहीं किया जाता, बल्कि लोकली ब्रॉडकास्ट किया जाता है। यानी कि जो लैन के अंदर है, ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर जितने भी होस्ट्स होंगे या सर्वर्स होंगे या डिफरेंट किस्म के यूज़र्स होंगे, वो सब इस रिक्वेस्ट को डिस्कवर को रिसीव करेंगे। और अगर कोई उसमें से DHCP सर्वर है लोकल, तो वो उसको रिप्लाई करेगा। तो वो रिप्लाई जो ना देन इट विल कम एज ए यूनिकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब है कि जिस होस्ट ने ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट जो है वो सेंड की थी, सिर्फ उसी को रिप्लाई जो ना वो मिलेगा। ऐसा नहीं कि DHCP सर्वर उसको दोबारा से ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, सबको नहीं मिलेगा, बल्कि जिसने सेंड की थी उसी को जो ना डिस्कवर मैसेज का रिप्लाई मिलेगा। फिर ये है कि जब होस्ट को जो ना वो ऑफर DHCP की ऑफर जो ना वो मैसेज रिसीव होता है, तो फिर वो DHCP रिक्वेस्ट को जो ना वो सेंड करता है, जो कि अगेन जो ना एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस के ऊपर जो ना सेंड की जाती है। जब DHCP सर्वर इसको जिसने पहले ऑफर सेंड की होती है उसके पास जो DHCP रिक्वेस्ट रिसीव होती है, तो फिर वो एक्नॉलेजमेंट जो ना वो सेंड कर देता है, जिससे होस्ट जो ना इसको होस्ट को इस बात की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जो ऑफ़र थी वो सेम DHCP सर्वर से हमें जो ना वो रिसीव हुई है या इसका प्रोसेस है ना वो कंप्लीट हो गया है। वंस दिस ऑफर इज रिसीव्ड, तो होस्ट अपने जो लोकल पीसी की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, डेस्कटॉप्स की कॉन्फ़िगरेशंस लाइक IP एड्रेसेस, गेटवे और DNS सेटिंग्स, तो उनको फिर वो कॉन्फ़िगर कर लेता है। इसमें यह है कि
जो चीज़ DHCP सर्वर आमतौर पे ऑफर में जो चीज़ें शामिल होती हैं DHCP सर्वर की तरफ से, उसमें बुनियादी तौर पे IP एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है, डोमेन नेम और लीज टाइम जो ना होता है कि कितनी देर के लिए IP एड्रेस जो ना वो पर्टिकुलर इस ऑफर में शामिल किया गया है। फिर ये कि DHCP क्लाइंट्स के जो ना वो डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं जिनको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और वो मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। आमतौर पे ये ऑप्शंस जो ना वो लिनक्स सर्वर्स में भी कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं, लेकिन जो नेटवर्किंग के डिवाइसेस होते हैं, लाइक नेटवर्किंग के सिस्को के नेटवर्क राउटर्स या किसी और वेंडर्स के, उसमें डिफरेंट किस्म के हमें DHCP क्लाइंट के ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर करना पड़ सकता है। तो हम देखते हैं कि कौन से डिफरेंट किस्म के DHCP के ऑप्शंस जो ना वो अवेलेबल होते हैं। एक तो ऑप्शन 12 होता है जो कि जो क्लाइंट के नाम को जो ना वो स्पेसिफाई करता है, द नेम मे और मे नॉट बी क्वालिफाइड विद द लोकल डोमेन, यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लोकल डोमेन के अंदर सिग्निफिकेंट नेम हो या यूनिक नेम हो। उसके बाद फिर ऑप्शन 51 है, जो कि बेसिकली दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू यूज इन ए क्लाइंट रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल DHCP डिस्कवर रिक्वेस्ट में टू अलो द क्लाइंट टू रिक्वेस्ट लीज टाइम फॉर द IP एड्रेसेस। इसी तरह से ऑप्शन 55 है जो कि सर्टेन ऑप्शंस जो है ना वो DHCP सर्वर की तरफ से रिक्वेस्ट में अलो करता है, उसमें ऐड करता है। इसी तरह से ऑप्शन 60 है जो कि वेंडर्स की कॉन्फ़िगरेशन का या वेंडर्स की आइडेंटिफायर को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ऑप्शन 61 जो है उसमें भी हम क्लाइंट्स को कोई यूनिक आइडेंटिफायर जो ना वो असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और DHCP सर्वर्स यूज दिस वैल्यू टू इंडेक्स देयर डेटाबेस फॉर एड्रेस बाइंडिंग्स। दिस वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी यूनिक फॉर ऑल क्लाइंट्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन। फिर ऑप्शन 120 होता है जो कि आमतौर पे SIP के लिए सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल्स के क्लाइंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, और वो SIP सर्वर को जो ना वो उसको रेफर करता है या इसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से ऑप्शन 121 है विच इज़ यूज्ड टू कॉन्फ़िगर क्लासलेस स्टैटिक राउट्स। फिर ऑप्शन 125 है दैट इज़ यूज्ड फॉर used by the DHCP client to exchange the vendor specific information। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस जो ना वो DHCP क्लाइंट में हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऑफकोर्स आपको सारे ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इनमें से किसी ऑप्शन को कॉन्फ़िगर नहीं भी करते तो आपको जो DHCP ऑफर जो ना वो रिसीव होती है तो सर्टेन IP एड्रेस आपको डायनामिकली जो ना वो असाइन हो जाता है। लेकिन जो मोर डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं या मोर डिटेल्ड डिज़ाइंस होते हैं उसमें इन ऑप्शंस को आपको मैनेज करना पड़ सकता है या इनको कॉन्फ़िगर करना पड़ सकता है। फिर जो रिले एजेंट होता है, बेसिकली हमने कहा कि ये सर्वर तो नहीं होता, लेकिन ये DHCP क्लाइंट से जो ना वो रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और फिर एक पर्टिकुलर सर्वर को उन रिक्वेस्ट को वो फॉरवर्ड करता है। वो सर्वर जो है वो रिले एजेंट को ही दोबारा से रिप्लाई बैक करता है इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद द क्लाइंट्स। तो रिले एजेंट का बेसिकली बीच में काम ही होता है कि वो एक इंटरमीडिएरी जो ना वो एजेंट जो ना वो एज ए एक्ट करता है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। इसकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? इसकी मुख्तलिफ जो ना वो रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि हमारा जो सर्वर है, DHCP सर्वर है, वो सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन के ऊपर लोकेटेड नहीं है। यानी ये कहने का मतलब है कि अगर हम ब्रॉडकास्ट डोमेन की बात करें जिसको हम बुनियादी तौर पे अपने नेटवर्किंग के टॉपिक्स पे डिस्कस भी करेंगे, तो एक VLAN जो होती है वो सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर होती है। यानी कि अगर आप एक मैसेज एक VLAN के अंदर जो ना वो ब्रॉडकास्ट करते हैं तो everyone will receive in the every host that is in the whether it is a host or it is a server जो कि उस VLAN के अंदर जो ना वो फॉल करता है तो वो उस मैसेज को रिसीव करेगा। लेकिन अगर हम डिफरेंट VLAN की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम पहले VLAN को VLAN 1 कहें
और दूसरी को VLAN 2 कहें, अगर हमारा होस्ट जो ना VLAN 2 के ऊपर है बट दिस DHCP सर्वर इज ऑन दी VLAN 1, तो उस सूरत में अगर हम हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो यूजर्स हैं वो अगर DHCP की डिस्कवर के की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो ऑफ कोर्स DHCP सर्वर को तो वो रिसीव नहीं होगी बिकॉज इट इज इन ए डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन। इस मकसद के लिए रिले एजेंट्स जो ना वो यूज किए जाते हैं। Relay agents basically transfers the DHCP messages from DHCP clients located on a subnet without a DHCP server to other subnets। इसमें अगर हम इसका प्रोसेस देखें तो हमारे पास क्लाइंट है, रिले है और सर्वर है। ये तीन किस्म के कंपोनेंट्स जो ना इसमें होते हैं। तो जो क्लाइंट होता है वो एक डिस्कवर का मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है जो कि रिले एजेंट को रिसीव होता है, और फिर रिले एजेंट जो है ना वो एज ए यूनिकास्ट जो है ना वो सर्वर को बुनियादी तौर पे ये मैसेज सेंड करता है। तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रिले एजेंट इज नॉट कम्युनिकेटिंग विद सर्वर ऑन ए ब्रॉडकास्ट डोमेन बट इट इज सेंडिंग ए यूनिकास्ट मैसेज, जिससे ये कि इसका मतलब है कि रिले एजेंट को सर्वर की DHCP सर्वर की इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद होती है या कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद होता है जिसके जरिए से वो सर्वर्स को DHCP सर्वर्स को जो ना डिस्कवर कर सकता है और उनके अपने पास उसकी इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। जब ये डिस्कवर मैसेज जो है ना वो सर्वर को मिलता है तो सर्वर जो ना अगेन रिले एजेंट को एज ए यूनिकास्ट के तौर पे जो ना अपनी ऑफर भेजता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन होती है, ऑफ कोर्स जिसमें IP एड्रेस और उसका लीज टाइम होता है। तो वो रिले एजेंट को रिसीव होती है और रिले एजेंट फिर जो क्लाइंट को जो ना वो सेंड कर देता है। बाकी प्रोसेस जो ना वो इसी तरह से जो ना वो कंटिन्यू होता है कि रिक्वेस्ट जो ना वो ब्रॉडकास्ट की जाती है और रिक्वेस्ट जो ना वो सर्वर पे मिलती है और उसके बाद फिर एक्नॉलेजमेंट वगैरह भी उसको जो ना वो क्लाइंट की तरफ सेंड कर देता है। तो ये असल में बुनियादी तौर पे एक प्रोसीजर होता है कि जिसमें पहले डिस्कवर का मैसेज सेंड किया जाता है और फिर उसके बाद रिक्वेस्ट का मैसेज जो है सेंड किया जाता है और फिर एक्नॉलेजमेंट रिसीव होती है सर्वर्स की तरफ से। तो रिले एजेंट इज जस्ट एक्टिंग एज ए इंटरमीडियरी बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। फिर यह है कि जो DHCP सर्विस है उसमें computers configured to be DHCP clients have no control over the settings they receive from DHCP server and the configuration is transparent to the computer users। तो बुनियादी तौर पे जो DHCP सर्वर होता है वो जैसे कि हमने जो प्रोसेस हमने लास्ट टाइम जो ना जो डिफरेंट किस्म की रिक्वेस्ट को 4 स्टेप्स को फॉलो किया था वो इस तरह से कि क्लाइंट जो ना वो DHCP सर्वर को डिस्कवर करता है, फिर DHCP सर्वर जो ना वो ऑफर सेंड करता है और क्लाइंट जो ना वो IP एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है और उसके बाद फिर एक्नॉलेजमेंट के जरिए से ये कम्युनिकेशंस कंप्लीट हो जाती हैं। तो अगर यानी कि हम ये देखें कि बुनियादी तौर पे क्लाइंट और सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस में ये डायरेक्टली आमतौर पे कम्युनिकेट करते हैं और इसमें किसी किस्म की इस केस में यूजुअली ये है कि जो DHCP सर्वर है वो सेम जो ना ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर आमतौर पे मौजूद होता है। अब ये कि जो हम ये देखते हैं कि कौन सी जो ना वो सेटिंग्स होती हैं जो DHCP सर्वर DHCP क्लाइंट्स को जो ना वो प्रोवाइड करता है। इस हवाले से अगर आप देखें तो इसमें IP एड्रेस है और उसका जो सबनेट मास्क होता है वो इंफॉर्मेशन होती है और दूसरी IP एड्रेस ऑफ द डिफ़ॉल्ट गेटवे टू यूज़ है और IP एड्रेस ऑफ द DNS सर्वर। तो ये बेसिक 3 किस्म की इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि DHCP सर्वर जो है ना वो DHCP क्लाइंट को कन्वे करता है, यानी कि वो सेंड करता है। और DHCP क्लाइंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोकल होस्ट को ये जिस सर्वर के ऊपर वो जिस मशीन के ऊपर वो रन कर रहा है उसको कॉन्फ़िगर कर दे मुख्तलिफ यूटिलिटीज़ को यूज़ करते हुए। फिर यह है कि DHCP सर्वर कैन ऑल्सो सप्लाई कॉन्फ़िगरेशन properties such as a host name, domain name,
टाइम सर्वर, प्रिंट सर्वर, जैसे कि हमने डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस की भी बात की थी इससे पहले क्लाइंट के ऑप्शंस पे। लेकिन यह है कि DHCP सर्वर में और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनके ज़रिए से हम ये इंफॉर्मेशन है वो अपने डिज़ायर्ड क्लाइंट्स के ऊपर या डिज़ायर होस्ट के ऊपर जो नाम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखेंगे लैब सेशंस के अंदर कि हम होस्ट नेम किस तरह से असाइन कर सकते हैं, डोमेन नेम किस तरह से असाइन कर सकते हैं, फिर DNS सर्वर्स और टाइम सर्वर्स या प्रिंट सर्वर्स को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं DHCP के ज़रिए से। एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग, DHCP सर्विसेज जस्ट ऑटोमेटिंग द प्रोसेस। अगर हम DHCP सर्विस को यूज़ नहीं करते तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें खुद कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी। दिस मीन्स दैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ टू गो टू द ईच एंड एवरी यूजर मशीन एंड कॉन्फ़िगर द डिफरेंट parameters that we have discussed now, but the DHCP service is going to automate all this process. और इसके अलावा the advantage of DHCP is that any changes to the network such as a change in the DNS server address only need to be changed at the DHCP server, and all network hosts will be reconfigured the next time their DHCP clients poll the DHCP server. यानी कि ऑफ कोर्स दिस इज ए वेरी मच वेरी इंटरेस्टेड बेनिफिट ऑफ द DHCP सर्वर्स कि अगर तो हमने स्टैटिकली या मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन सारी की सारी की हुई हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैं, उनके डेस्कटॉप पीसीज हैं, अगर हम मैनुअली करेंगे तो ऑफ कोर्स इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड इट्स नॉट फिजिबल। तो हमने DHCP सर्वर्स को जो ना वो यूज़ करते हैं इसको ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए। फिर ये है कि हमारी अगर IP एड्रेसेस या नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशंस चेंज होती हैं, लाइक हम जो ना DNS सर्वर्स को चेंज करना चाहते हैं या डिफ़ॉल्ट गेटवेज को चेंज करना चाहते हैं किसी वजह से, आई मीन देयर कुड बी मैनी रीजंस ऑफ द चेंजेस इन द IP एड्रेसेस और द डिफरेंट ऑप्शंस। तो उस सूरत में ये है कि हमें वी डोंट नीड टू गो अगेन ऑन द hosts and configure them with the new address information or the new options information. Instead of we just go to the DHCP server and configure there, और clients जो ना वो जितनी भी updated information है उसको फिर fetch कर लेते हैं। इसके अलावा as an added advantage, it is also easier to integrate new computers into the system as there is no need to check for the availability of the IP address. Conflicts in IP address allocations are reduced. फिर यह है कि DHCP server can provide configuration settings using the following methods. पहला तो ये है कि उसमें हम जो ना वो मैनुअल एलोकेशन जो ना वो डिफाइन करें, जो कि मैक एड्रेस के साथ जो ना वो आमतौर पे एसोसिएटेड होती है। यानी कि हम उस कॉन्फ़िगरेशन में एक मैक एड्रेस जो है वो असाइन कर देते हैं और फिर कहते हैं कि इस मैक एड्रेस को ये वाला IP एड्रेस जो ना वो असाइन किया जाएगा या फिर इस पूल में से असाइन किया जाएगा। इसमें ये होता है कि आइडेंटिफाई द यूनिक हार्डवेयर एड्रेस ऑफ ईच नेटवर्क कार्ड एंड सप्लाइज ए कांस्टेंट कॉन्फ़िगरेशन ईच टाइम a DHCP client makes a request to the DHCP server, ensures that a particular address is assigned automatically to that network card based on its MAC address. यानी कि हम मैक एड्रेस उसको अगर मैनुअल एलोकेशन कर रहे हैं तो हम अपनी रिक्वेस्ट के अंदर जो ना वो एक तो ये कि DHCP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें इस चीज़ को डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि किस मैक एड्रेस को कौन सा IP एड्रेस देना है, और दूसरा ये कि जब हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमें मैक एड्रेस को सेंड करना पड़ेगा अपनी रिक्वेस्ट में जब हम DHCP सर्वर को सेंड करते हैं। फिर उसके बाद ये है कि डायनामिक एलोकेशन होती है जो कि बेसिकली जिसमें हम DHCP सर्वर के ऊपर एक पूल जो ना वो IP एड्रेसेस का असाइन कर देते हैं। लाइक हम एक सबनेट जो ना वो असाइन कर देते हैं और DHCP सर्वर जो है ना वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस के ऊपर IP एड्रेसेस उस पूल में से असाइन कर देते हैं। इसके बाद जो ना वो ऑटोमेटिक एलोकेशन भी है जिसमें DHCP ऑटोमेटिकली असाइंस एन IP एड्रेस permanently to a device, selecting it from a pool of available addresses. Usually DHCP is used to assign a temporary address to client, but DHCP server can allow an infinite lease time. यानी कि अगर हम डायनामिक एलोकेशन की बात कर रहे थे और ऑटोमेटिक एलोकेशन की, दोनों में डिफरेंस ये है कि डायनामिक एलोकेशन में
जो लीज टाइम है वो उसका जो ना वो उसकी पैरामीटर्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है, सर्टेन टाइम के लिए इसको एलोकेट किया जाता है, जबकि ऑटोमेटिक एलोकेशन में इसको परमानेंट आईपी एड्रेस जो ना वो असाइन किया जाता है कि ईच टाइम उसमें वो आईपी एड्रेस जो ना वो एक्सपायर नहीं होता या उसका लीज टाइम जो ना वो ज़्यादा होता है। फिर अब हम देखते हैं कि बुनियादों पे डीएचसीपी सर्वर को लिनक्स के ऊपर हम कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। इस मकसद के लिए एक ISC-DHCP-सर्वर का पैकेज जो है ना वो अवेलेबल है और उसको हम एपीटी के ज़रिए से इंस्टॉल करते हैं। और इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए ये है कि DHCP के जो ETC फोल्डर के अंदर जो DHCP की सब डायरेक्टरी होती है उसमें कॉन्फ़िगरेशन DHCPD के नाम से मौजूद होती है, उसको आप बैकअप कर सकते हैं या फिर एक नई फाइल जो ना वो क्रिएट कर सकते हैं इसी नाम के साथ, और उसके फिर आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लैब के सेशन में हमने जो ना डिटेल के साथ डिस्कस की हुई है, लेकिन जो चीज़ें इसमें आमतौर पे जो होती हैं वो यहाँ पे शो भी की गई हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट लीज टाइम है, मैक्सिमम लीज टाइम है और अथॉरिटेटिव, और इसके बाद जो ना सबनेट और उसका मास्क और उसकी रेंज और ऑप्शन जो राउटर्स हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि राउटर्स जो ना वो जो डिफ़ॉल्ट गेट पे है वो इस आईपी एड्रेस के ऊपर एग्जिस्ट कर सकता है, और फिर डोमेन नेम वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन जो ना हम इसमें स्पेसिफाई करते हैं। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस को जो ना वो असाइन करने के लिए हमें सबसे पहले जो ना वो उसका जो क्लाइंट का जो ना मैक एड्रेस रिट्रीव करना होता है, हमें उसका चाहिए होता है। इस मकसद के लिए जिस होस्ट को आप एड्रेस एलोकेट करना चाहते हैं आईपी एड्रेस की मदद से या IF कॉन्फ़िग की मदद से आप उसका जो ना वो मैक एड्रेस जो ना वो रिट्रीव कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे जो ना वो इथरनेट इंटरफेस के ऊपर जो है लूप जो एक ENP6S0F0 इंटरफेस है उसका जो है मैक एड्रेस 00:90:F5:B2:BD:CD, ये उसका जो ना वो पर्टिकुलर हार्डवेयर एड्रेस है या फिजिकल एड्रेस है। इसी तरह से जो दूसरा इंटरफेस है WLP5S0 जो कि बेसिकली इंडेक्स में थर्ड इंटरफेस है, उसका आईपी एड्रेस उसका मैक एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये आईपी एड्रेस जो ना वो रिक्वेस्ट में तो जाएगा ही जाएगा, बट इट हैज़ टू बी कॉन्फ़िगर्ड ऑन दी सर्वर ऑल्सो। उस मकसद के लिए ये है कि हम होस्ट और मशीन आर्क मशीन के की कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हैं, जिसमें हम हार्डवेयर का इथरनेट एड्रेस यानी कि जो फिजिकल एड्रेस है या मैक एड्रेस है उसको डिफाइन कर देते हैं, और फिर हम फिक्स्ड एड्रेस जो है ना वो इसको असाइन कर देते हैं। तो इससे ये होगा कि जैसे ही एक रिक्वेस्ट जो ना इस मैक एड्रेस से आएगी, बिकॉज वी आर इन दी ब्रॉडकास्ट डोमेन, अगर हम ब्रॉडकास्ट डोमेन में नहीं है तो देयर शुड बी सम वे टू कॉन्फ़िगर दी मैक एड्रेसेस यूजिंग दी ऑप्शंस। जब हम ये कॉन्फ़िगरेशंस कर लेते हैं तो उसके बाद हमें DHCP सर्वर्स को जो ना रीस्टार्ट करना पड़ता है, जिसके ज़रिए से जिसके लिए हम सिस्टम कंट्रोल की जो ना वो कमांड यूज़ करते हैं, और DHCP सर्वर्स को हम जो ना वो रीस्टार्ट कर लेते हैं। और इसका स्टेटस चेक करने के लिए भी हमारे पास स्टेटस की ऑप्शन जो ना मौजूद होता है। तो इसकी कॉन्फ़िगर अगर आप इसका स्टेटस डिटरमाइन करेंगे तो आप ज़रूरी है कि आप इसका स्टेटस जो है ना वो आईपी एड्रेसेस को असाइन करने के लिए ज़रूरी है कि एक्टिव और रनिंग हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस जो ना वो फिगर के अंदर जो ना द करंट स्टेटस इज एक्टिव एंड रनिंग। तो फिर हम अब बात करते हैं कि कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं DHCP सर्वर्स की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। तो इसमें यह है कि अगर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस जो ना वो फॉलो करेंगे तो हमें जो ना वो प्रॉब्लम्स बहुत कम जो ना वो फेस करनी पड़ेंगी, या फिर जो इश्यूज हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि वी नीड टू हैव एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एस्टेब्लिश्ड आईपी एड्रेसेस, यानी कि हमें हमारे पास जो आईपी एड्रेसेस जो ना हम जिनको असाइन करना चाहते हैं वो उनका हमें पता होना चाहिए कि कौन से आईपी एड्रेसेस, कौन सा नेटवर्क मास्क
और क्योंकि अगर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें आमतौर पे एड्रेसेस जो है ना वो एक हायरार्की में जो ना असाइन किए जाते हैं, और जो बड़े नेटवर्क्स होते हैं उनको हम फिर सबनेट्स में ब्रेक करके सबनेट्स में जो ना वो डिवाइड कर देते हैं। जब हम सबनेट्स में डिवाइड करते हैं तो उनकी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स भी जो ना वो चेंज हो जाती हैं। सो गेट एन आइडिया ऑफ नंबर ऑफ IP addresses that are going to need to have IP address assigned. Remember that in today's network we are talking about more than just computers. I mean this makes sense. आमतौर पे जो आजकल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें सिर्फ कंप्यूटर्स या डेस्कटॉप से नहीं होते, बल्कि लैपटॉप्स भी होते हैं, मोबाइल्स भी हो सकते हैं, प्रिंटर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत से डिवाइसेस हो सकते हैं, CCTV कैमरास हो सकते हैं, या इसके अलावा जो ना कुछ और किस्म के जो डिवाइसेस भी हो सकते हैं विच रिक्वायर्स दी IP addresses। तो इन सारी चीज़ों को हमें कंसिडर करना चाहिए। मेक श्योर वी कंसिडर ईच एंड एवरीथिंग दैट विल कनेक्ट टू दी नेटवर्क। वाइप फोन्स भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें वाइप के ऑप्शंस को भी सेट करना चाहिए। तो इन चीज़ों को हमें जो ना मद्देनजर रखना चाहिए। अगर हम इन सारी चीज़ों को जो ना वो मद्देनजर रखेंगे और IP एड्रेसेस की असाइनमेंट या जो रेंज हम DHCP सर्वर के ऊपर असाइन करेंगे तो दैट विल बी उसमें इफेक्टिव कि उसमें जो ना जितने हमारे होस्ट या यूज़र्स या जिनको IP एड्रेस चाहिए वो अवेलेबल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग IP एड्रेसेस भी वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। कुछ बाद वक़्त ऐसा होता है कि सारे के सारे होस्ट जो ना या डिवाइसेस होते हैं ना वो एट ए टाइम जो ना वो अप नहीं होते। इस चीज़ को आप यानी कि अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो यू कैन गो इनटू द डिटेल्स, बट नॉर्मली ये होता है कि रिगार्डलेस ऑफ देयर ऑपरेशन व्हेनेवर दे विल बी यूजिंग, आपको एक IP एड्रेस जो ना उस पर्टिकुलर होस्ट या उस पर्टिकुलर मशीन या उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए रिजर्व करना पड़ता है। फिर ये है कि अगर हम तो डायनामिक या ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं तो आमतौर पे किसी किस्म की डुप्लीकेशन या एड्रेसेस के कॉन्फ्लिक्ट्स जो ना वो नहीं आएंगे। लेकिन अगर हमने स्टैटिक IP एड्रेसेस जो ना वो यूज़ किए हुए हैं, कुछ होस्ट को हमने स्टैटिक IP एड्रेसेस जो ना असाइन किए हुए हैं, तो इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। While you can use DHCP server settings to assign static reservations to the most devices, there will still be some devices on your network that need to keep the same IP address via manual configuration. And when creating DHCP scope, be sure to understand any IP addresses that are already being used with the manual configurations. और इस मकसद के लिए we can do a network scan or refer to network map to see the IP addresses that are already being used. तो ये जो अब वाइड ओवरलैपिंग है, यानी कि हमने बात की थी कि मैनुअल कन्फिगरेशंस हैं, यूजर्स मैनुअली जो ना वो IP एड्रेस कन्फिगर कर सकते हैं बाय देमसेल्फ और बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स। फिर स्टैटिक एलोकेशंस होती हैं जिसमें जो ना वो DHCP सर्वर ही एलोकेट करता है, बट इट एलोकेट्स ए फिक्स्ड IP एड्रेस। और उसके बाद जो ना वो ऑटोमेटिक जो ना वो एलोकेशंस भी हो सकती हैं। तो जो स्टैटिक एलोकेशंस हैं या मैनुअल एलोकेशंस हैं, अगर हमने उनको प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया और जब हम एड्रेस की रेंजेस जो ना वो डिफाइन कर रहे हैं DHCP सर्वर के ऊपर, तो फिर एड्रेसेस की ओवरलैपिंग हो सकती है। ओवरलैपिंग की सूरत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एटलीस्ट बोथ नेटवर्क डिवाइसेस बोथ दिस सिस्टम्स विल नॉट बी वर्किंग अगर कोई एड्रेस जो ना वो ओवरलैप करता है। फिर उसके बाद DHCP की सिक्योरिटी के हवाले से भी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। इस हवाले से वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट अलोइंग अनवेलकम डिवाइसेस टू इन्फ्लेट आवर नेटवर्क। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम किसी किस्म के भी डिवाइस को अगर कोई भी डिवाइस ना वो कनेक्ट करे तो उसको IP एड्रेस मिल जाए। दिस शुड बी नॉट अलाउड। इसमें सर्टन कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, कुछ वेरिफिकेशंस होनी चाहिए बिफोर वी असाइन एन IP एड्रेस। क्योंकि आमतौर पे अगर आप देखिए वाईफाई की सूरत में आमतौर पे नेटवर्क्स जो है ना वो सिर्फ इंटरनल यूजर्स ही ऑर्गेनाइजेशन की एक्सेस नहीं कर सकते, बल्कि लीकेज या नेटवर्क अगर वाईफाई का जो नेटवर्क है वो प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं है तो जो एक्सटर्नल कुछ लोग होते हैं वो भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस सूरत में हमारे पास एक सर्टन
कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ सिक्योरिटी मेजर्स होना चाहिए कि हम ओनली जो हमारे आइडेंटिफाइड होस्ट्स हैं या आइडेंटिफाइड कंप्यूटर्स हैं या डिवाइसेस हैं उन्हीं को आईपी एड्रेस जो ना वो असाइन करें। इस मकसद के लिए ये है कि कीप योर बिजनेस नेटवर्क एंड गेस्ट नेटवर्क सेपरेट, यानी कि यूजुअली तो ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गेस्ट भी आते रहते हैं, तो उनको नेटवर्क एड्रेस की उनको भी जो ना नेटवर्क की एक्सेस चाहिए होती है। दे नीड टू कनेक्ट टू इंटरनेट एंड दे नीड टू चेक देयर ईमेल्स और सम अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा जो बिजनेस नेटवर्क है या हमारा जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना जो नेटवर्क है जिसके ज़रिए से एम्प्लॉइज़ को जो ना वो आईपी एड्रेसेस असाइन हो रहे हैं या वो उसके ऊपर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसको हम गेस्ट नेटवर्क से सेपरेट कर लें। इफ़ वी आर यूजिंग ए मैनेज स्विच बी श्योर टू डिसेबल अनयूज्ड पोर्ट्स, यानी कि अगर फिजिकल हम इथरनेट की बात कर रहे हैं तो जो अनयूज्ड पोर्ट्स हैं उनको हमें ऑलवेज ना वो डिसेबल कर देना चाहिए ताकि उसके ऊपर कोई दूसरा कंप्यूटर जो ना वो कनेक्ट ना कर सके या कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं किया जा सकता। फिर ये है कि जब जो डिवाइसेस जो ना वो अगर एलोकेट होते हैं, एड्रेसेस एलोकेट्स होते हैं या डिवाइसेस जो ना वो रिकॉग्नाइज नहीं होते या फिर ओवरलैपिंग होती है या कोई और सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, तो देयर शुड बी सम मैकेनिज्म कि डीएससीपी सर्वर जो ना वो अलर्ट्स जनरेट कर सके, ईदर फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर किसी और अथॉरिटी की तरफ ये इंफॉर्मेशन जो ना ये अलर्ट या ट्रैप जो ना वो सेंड किया जाना चाहिए ताकि हमें इसका जो ना स्टेटस कंटिन्यूसली पता लगता रहे। क्योंकि अगर हमें इन चीज़ों का इंफॉर्मेशन नहीं है और देयर आर सम इलीगल डिवाइसेस यानी कि अननोन डिवाइसेस हैं जो हमारे नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड हैं, सो दे हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी to play with the network and set up some attacks on certain date or some special kind of security threats। तो ये हमारा DHCP सर्विस के अंतर्गत कुछ जो ना गाइडलाइंस थी उसके हवाले से इंफॉर्मेशन थी। थैंक यू वेरी मच।